आज हम शुरू करने जा रहे हैं चैप्टर 2 विच इज़ लैंड, सॉइल, वाटर, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। तो चलिए शुरू करते हैं अपना चैप्टर 2। एक स्टोरी से शुरू होता है। इन अ स्मॉल विलेज इन तंजानिया, अफ्रीका, माम्बा गेट्स अप वेरी अर्ली इन द मॉर्निंग टू फetch water. She has to walk a very long way and return after a few hours. She then helps her mother in the house and joins her brother in taking care of their goats. All her family owns is a piece of rocky land around their small hut. Mamba's father can barely grow some maize and beans on it after toiling hard. This is not enough to feed their family for the whole year. ओके तो क्या बोल रहे हैं कि अफ्रीका के तंजानिया में एक स्मॉल सा छोटा सा गांव होता है जहाँ पे माम्बा रहती है। एक गर्ल है माम्बा, वो रहती है और वो बहुत ही जल्दी सुबह उठ जाती है किसके लिए, पानी को भरने के लिए। ठीक है, वो बहुत ही दूर जाती है पानी भरने के लिए और फिर कई घंटों बाद वापस आती है वहाँ से। ठीक, उसके बाद वो घर आके क्या करती है, अपनी मदर की हेल्प करती है घर के कामों में और फिर अपने जो भाई हैं उनको जॉइन करती है अपने जो बकरियां हैं उनकी, उनको टेक केयर करने में, उनकी देखभाल करने में। ठीक है, उसकी जो फैमिली है उसके पास सिर्फ एक रॉकी लैंड है, उसके हट के आसपास एक लैंड है छोटा सा, वही सिर्फ उसकी फैमिली के पास है। माम्बा के जो फादर है ना, उसके जो पिताजी हैं, वो उस लैंड पे कुछ मेज़ ग्रो करते हैं और बीन्स ग्रो करते हैं। बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्क करने के बाद उस पे कुछ मेज़ और बीन्स जो हैं वो ग्रो हो पाते हैं। ठीक है, ये जो है वो उसकी फैमिली को पूरे साल तक फीड करने के लिए इनफ नहीं होता है, मतलब वो पर्याप्त नहीं है उतना खाना उनकी पूरे साल के लिए। ठीक, वहीं दूसरी तरफ पीटर लिव्स इन द हार्ट ऑफ द शीप rearing in region in the New Zealand, where his family runs a wool processing factory. Every day when he returns from school, Peter watches his uncle taking care of their sheep. Their sheep yard is situated on a wide grassy plain with hills in the far distance. It is managed in a scientific way using the latest technology. Peter's family also grows vegetables through organic farming. वहीं दूसरी तरफ पीटर है जो कि कहाँ रहता है, जो न्यूजीलैंड में रहता है और वहाँ पे शिप रेयरिंग रीजन में वो रहता है ना, जहाँ पे शिप की रेयरिंग होती है, शीप की रेयरिंग होती है, शिप का पालन किया जाता है, उस वाले रीजन में वो रहता है। और उसकी फैमिली एक वूल प्रोसेसिंग फैक्ट्री को रन कर रही होती है। ठीक, जब वो हर दिन स्कूल से वापस आता है तो वो देखता है कि उसके जो अंकल है ना, वो शीप की देखभाल कर रहे हैं, भेड़ों की देखभाल कर रहे हैं। और उसका जो शिपयार्ड है वो बहुत ही बड़े एक ग्रासी प्लेन पर है और उसके पीछे एक दूरी पे देखें तो हिल्स हैं। ठीक है, और वो जो पूरा उसका वो शिपयार्ड है वो मैनेज किया जाता है साइंटिफिक वे से, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का यूज़ करके। ठीक, उसके अलावा पीटर की फैमिली वेजिटेबल्स भी ग्रो करती है और ऑर्गेनिक फार्मिंग का यूज़ करके वेजिटेबल्स ग्रो करती है। ठीक है, यहाँ पे ये दोनों लोगों की बात कर रहे हैं, एक है जो विलेज में रह रही है और एक है जिस के फादर इंडस्ट्रियलिस्ट कह सकते हैं, है ना, क्योंकि वो वूल प्रोसेसिंग फैक्ट्री चलाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं आगे क्या बोल रहे हैं कि माम्बा एंड पीटर स्टे इन टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड एंड लीड वेरी डिफरेंट लाइफ्स. दिस डिफरेंस इज बिकॉज ऑफ द differences in the quality of land, soil, water, natural vegetation, animals, and the uses of technology. The availability of such resources is the main reason places डिफ़र फ्रॉम ईच अदर। क्या बोल रहे हैं कि जो माम्बा एंड पीटर हैं वो वर्ल्ड के डिफरेंट पार्ट्स में रह रहे हैं, अलग अलग एरिया में रह रहे हैं और अलग अलग लाइफ जी रहे हैं। ठीक, ये डिफरेंस जो है ये किसकी वजह से है, वहाँ का जो लैंड क्वालिटी है, सॉइल की क्वालिटी, वाटर क्वालिटी, जो नेचुरल वेजिटेशन, एनिमल, यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी, इन सब में डिफरेंसेस है। इसकी वजह से उनकी लाइफ जो स्टाइल है उसमें भी डिफरेंस है। ठीक है, इन सब रिसोर्सेज, ये जो सारे रिसोर्सेज है ना जो अभी हमने देखे, लैंड, सॉइल, वाटर, नेचुरल वेजिटेशन, ये सारे मेन रीज़न है कि वो एक प्लेस को दूसरे प्लेस से डिफ़र करते हैं। ठीक है, जहाँ पे लैंड अच्छा होगा, सॉइल अच्छी होगी, वहाँ अलग सिचुएशन होगी और जहाँ पे लैंड सॉइल अच्छा नहीं होगा वहाँ अलग सिचुएशन होगी। ठीक, तो एक एक करके हम पढ़ते हैं। सबसे पहले आता है लैंड।
Land is among the most important natural resources. It covers only about 30% of the total area of the Earth's surface, and all parts of this small percentage is not habitable. क्या कह रहे हैं कि जो लैंड है वो जितने भी हमारे नेचुरल रिसोर्सेज है उसमें से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, मतलब उनमें से मोस्ट इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेज में से एक है हमारा लैंड। ठीक है, तो ये जो है ये जितना अर्थ का सरफेस है उसका सिर्फ 30% जो है वो लैंड एरिया है, लेकिन सारा पार्ट जो है इस स्मॉल परसेंटेज का 30% का सारा जो पार्ट है वो हैबिटेबल नहीं है। हैबिटेबल मतलब वो रहने योग्य नहीं है। ठीक है, जैसे यहाँ हम देखें तो 90% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन ऑक्यूपाइज ओनली 30% ऑफ द लैंड एरिया। ठीक है, इनका कहने का मतलब है कि जो हमारी 90% पॉपुलेशन है ना वो 30% लैंड एरिया में रह रही है। मतलब मान लो 100% लैंड एरिया, जो जितना हमारे पास लैंड एरिया है उसका 30%, उतने में 90% पॉपुलेशन रह रही है। ठीक है, रिमेनिंग जो है 70% लैंड इज आइदर स्पार्सली पॉपुलेटेड और अनइनहैबिटेड। मतलब जो और जो 70% लैंड एरिया है ना वो या तो बहुत ही कम पॉपुलेशन है वहाँ पे या तो वो अनइनहैबिटेड है। ठीक है ना। चलो, the uneven distribution of population in different parts of the world is mainly due to varied characteristics of land and climate। क्या बोल रहे हैं कि जो अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है पॉपुलेशन का डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में, वो किसकी वजह से है? वो लैंड और क्लाइमेट की अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स की वजह से यहाँ पे जो हमारे पॉपुलेशन का अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है। मतलब ऐसा नहीं है कि हर जगह उतनी ही पॉपुलेशन है, कहीं ज़्यादा रहती है तो कहीं कम रहती है ना। द रग्ड टोपोग्राफी, स्टीप स्लोप्स ऑफ द माउंटेन्स, लो लाइंग एरियाज susceptible to water lodging, desert areas हो गए, thick forested areas are normally sparsely populated और uninhabited। क्या बोल रहा है कि जैसे रग्ड टोपोग्राफी है जहाँ की, है ना, स्टीप स्लोप है, बहुत ज़्यादा स्लोप है, वहाँ पे ढलान है माउंटेन्स में, लो लाइंग एरियाज है जहाँ पे वाटर लॉजिंग की प्रॉब्लम हो सकती है, मतलब वाटर भरने की प्रॉब्लम हो सकती है, डेजर्ट एरिया हो गया, थिक फॉरेस्टेड एरिया हो गया, ये सारे जो होते हैं ये सारे स्पार्सली पॉपुलेटेड होंगे, मतलब यहाँ पे बहुत कम पॉपुलेशन होगी, या फिर ये अनइनहैबिटेड होंगे, मतलब यहाँ पे पॉपुलेशन होगी ही नहीं। प्लेन्स एंड रिवर वैलीज ऑफर सुटेबल लैंड फॉर एग्रीकल्चर, हेंस दीज आर डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज ऑफ द वर्ल्ड। तो डेंसली पॉपुलेटेड कौन से एरियाज होते हैं? या तो प्लेन्स या तो रिवर वैलीज, क्योंकि यहाँ पे एग्रीकल्चर के लिए लैंड अच्छा मिल जाता है, इसलिए ये जो एरिया होते हैं ये हमारे डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज होते हैं। ठीक, अब आते हैं लैंड यूज़ पर। लैंड इज़ यूज फॉर डिफरेंट पर्पज सच एज एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, माइनिंग, बिल्डिंग हाउसेज, रोड्स एंड सेटिंग अप ऑफ इंडस्ट्रीज। कह रहे हैं लैंड का यूज़ हम डिफरेंट पर्पज़ के लिए करते हैं, जैसे एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, माइनिंग, बिल्डिंग हाउस बनाना हो, रोड्स बनाने हो, इंडस्ट्रीज़ को सेटअप करना हो, तो उसके लिए हम लैंड का यूज़ करते हैं। इसी को हम कहते हैं कि ये लैंड यूज़ है ना। दिस इज़ कॉमनली टर्म्ड एज लैंड यूज़। कैन यू लिस्ट आउट द डिफरेंट वेज इन विच माम्बाज एंड पीटर फैमिली यूज देयर लैंड? लिस्ट बनानी है उसकी कि माम्बा और पीटर अपने लैंड का कैसे, माम्बा और जो पीटर की फैमिली है वो अपने लैंड का कैसे डिफरेंट तरीके से यूज़ कर रही है, उसकी एक लिस्ट बनानी है। ठीक है, कैसे वो दोनों अपने लैंड का अलग अलग तरीके से यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, द यूज़ ऑफ लैंड इज डिटरमाइंड बाय फिजिकल फैक्टर्स सच एज टोपोग्राफी, सॉइल, क्लाइमेट, मिनरल्स एंड अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। तो अब लैंड का यूज़ किस पे डिपेंड करता है? लैंड का यूज़ डिपेंड करता है फिजिकल फैक्टर्स पे। फिजिकल फैक्टर कौन से? जैसे टोपोग्राफी वहाँ की, सॉइल कैसा है, क्लाइमेट कैसा है, मिनरल्स कैसे, वाटर की अवेलेबिलिटी क्या है, उस पर डिपेंड करता है कि लैंड का यूज़ हम कैसे करेंगे। ह्यूमन फैक्टर्स सच एज पॉपुलेशन एंड टेक्नोलॉजी आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट डिटर्मिनेंट ऑफ लैंड यूज़ पैटर्न। इसके अलावा फिजिकल फैक्टर्स तो हैं, उसके अलावा ह्यूमन फैक्टर्स भी है, जैसे पॉपुलेशन हो गया, टेक्नोलॉजी हो गई, किस लेवल की टेक्नोलॉजी है उनके पास, है ना, वो भी डिटरमाइन करता है कि लैंड यूज़ पैटर्न कैसा होगा। लैंड कैन ऑल्सो भी क्लासीफाइड ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। ओनरशिप के बेसिस पे भी लैंड को क्लासीफाई किया जाता है, जैसे प्राइवेट लैंड हो गया, कम्युनिटी लैंड हो गया। प्राइवेट लैंड जो होगा वो कोई इंडिविजुअल किसी एक के पास होगा, किसी एक ने उसको मतलब ओन किया होगा, है ना। वेयर जो कम्युनिटी लैंड होता है उसको कम्युनिटी ओन करती है फॉर कॉमन यूज़, लाइक कलेक्शन ऑफ फॉडर, फ्रूट्स, नट्स, मेडिसिनल हर्ब्स, है ना। जैसे यहाँ पे फॉडर को कलेक्ट करने के लिए, जो फॉडर क्या होता है, जो जानवर खाते हैं, जानवर का चारा, है ना, उसको कलेक्ट करने के लिए, फ्रूट्स के लिए, नट्स के लिए, मेडिसिनल हर्ब्स के लिए, इस कॉमन यूज़ के लिए कम्युनिटी ने जो लैंड को होल्ड करके रखा है ना, उसने जो ओन करके रखा है वो है कम्युनिटी लैंड। और जो किसी एक इंसान के पास
लैंड है जो उनका उन्होंने ओन किया है, वो उनका प्राइवेट लैंड है, ठीक है। दीज कम्युनिटी लैंड्स आर ऑल्सो कॉल्ड कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज। तो ये जो कम्युनिटी लैंड है ना, इनको कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज भी कहते हैं, ठीक है। पीपल एंड देयर डिमांड्स आर इवन ग्रोइंग, but the availability of land is limited. The quality of land also differs from place to place. People started encroaching the common land to build up commercial areas, housing complexes in the urban areas, and to expand the agricultural land in rural areas. Today, the vast changes in the land use pattern also reflect the cultural changes in our society. Land degradation, landslides, soil erosion, desertification are the major threats to the environment because of the expansion of agriculture and construction एक्टिविटीज़। क्या बोल रहे हैं कि जो पीपल है और उनकी जो डिमांड है ना, वो बढ़ती जा रही है, लेकिन लैंड की अवेलेबिलिटी जो है वो लिमिटेड है। हमने भी स्टार्टिंग में पढ़ा था कि जो लैंड है हमारे जो अर्थ के सरफेस का सिर्फ 30% लैंड है, और पूरा वो लैंड हैबिटेबल है भी नहीं, ठीक। तो लैंड की अवेलेबिलिटी तो लिमिटेड है, लेकिन लोगों की डिमांड जो है ना, लोग बढ़ते जा रहे हैं, उनकी डिमांड बढ़ती जा रही है। तो जो क्वालिटी है लैंड की, और ये भी हमने देखा था कि लैंड की क्वालिटी है जो है वो भी डिफ़र करती है प्लेस टू प्लेस। कहीं पे डेजर्ट है, कहीं पे सॉइल अच्छी नहीं है, तो कहीं पे अच्छी है, ऐसा कुछ है ना। और लोग अब क्या कर रहे हैं, तो लोग स्टार्ट कर रहे हैं जो कॉमन लैंड है उसको इंक्रोच करने का, है ना। क्यों? क्योंकि वो वहाँ पे कमर्शियल एरियाज़ बनाना चाह रहे हैं, हाउसिंग कॉम्प्लेक्सेस अर्बन एरियाज़ में बना रहे हैं, एग्रीकल्चरल लैंड को रूरल एरियाज़ में एक्सपैंड करने के लिए वो अब जो कॉमन लैंड है उसको इंक्रोच कर रहे हैं, ठीक है। टुडे देखें तो जो लैंड यूज़ चेंजेस में मतलब जो लैंड यूज़ पैटर्न में चेंजेस हो रहे हैं ना, वो हमारे सोसाइटी में कल्चरल चेंजेस को भी दिखाता है ना। हम जो लैंड यूज़ पैटर्न में चेंजेस हो रहे हैं उसकी वजह से हमारा कल्चर भी चेंज हो रहा है, ठीक। लैंड डिग्रेडेशन, लैंडस्लाइड, सॉइल इरोजन, है ना, डिजर्टिफिकेशन, ये सारे थ्रेट्स हैं इन्वायरमेंट को, क्योंकि यहाँ पे एग्रीकल्चर का एक्सपेंशन हो रहा है और कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ का एक्सपेंशन हो रहा है, इसलिए लैंड जो है वो डिग्रेड हो रही है। लैंडस्लाइड्स होती आ रही हैं, बहुत ज़्यादा इंटेंसिफाई हो चुकी हैं, सॉइल इरोजन हो रहा है, सॉइल जो हमारी अच्छी थी पहले वो अब मतलब वहाँ ऊपर की सॉइल पूरी इरोड हो रही है, डिजर्टिफिकेशन हो रहा है ना। तो ये सारे मेजर थ्रेट्स हैं हमारे इन्वायरमेंट को। जैसे हम यहाँ पे देखें तो देखो यहाँ पे कैसे लैंड यूज़ चेंज हो रहा है ओवर द टाइम। पहले यहाँ पे हट्स वगैरह थे, यहाँ पे फील्ड था, ग्रीनरी थी, थोड़ा पेड़ वहाँ यहाँ पे दिख रहा है। फिर क्या हुआ, यहाँ हट्स के बजाय यहाँ पक्का हाउसेस बनने लग गए। यहाँ जो पीछे ज़्यादा ग्रीनरी थी वहाँ पे भी कम ग्रीनरी हो गई, यहाँ पर भी कंस्ट्रक्शन होने लग गया, यहाँ पे भी कंस्ट्रक्शन हो गया। और मतलब थोड़ा सा चेंजेस हुए, पहले ये जानवरों से करते थे, अब ये ट्रैक्टर लेके आ गए। फिर हम देखें तो यहाँ पे ये और बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनने लग गई, ये सिर्फ छोटा सा एक पार्क ही बचा है। लोगों ने और भी ख़त्म कर दिया, और बसेस वगैरह और ये सारे, और फिर धीरे धीरे करके क्या हुआ कि एक सिर्फ छोटा सा पार्क बचा, छोटी सी ग्रीनरी बची, और सब जगह सिर्फ और सिर्फ कंस्ट्रक्शन ही दिख रहा है, बड़ी बड़ी बिल्डिंग से दिख रही। तो इस तरीके से लैंड यूज़ चेंज हो रहा है, लैंड यूज़ पैटर्न चेंज हो रहा है, ठीक। तो कंजर्वेशन ऑफ लैंड रिसोर्सेज आते हैं, कैसे हम कंजर्व करें लैंड रिसोर्सेज को। growing population and their even growing demands has led to a large scale destruction of forest cover and arable land, and has created a fear of losing this natural resource। क्या बोल रहा है कि पॉपुलेशन बढ़ रही है, उनकी डिमांड बढ़ रही है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि फॉरेस्ट कवर का डिस्ट्रक्शन हो रहा है, और एरेबल लैंड मतलब एग्रीकल्चर के लिए जो सुटेबल लैंड है उसका यहाँ पे डिस्ट्रक्शन हो रहा है। और यहाँ पे नेचुरल रिसोर्स जो हमारा एक लैंड एक नेचुरल रिसोर्स है, उसके ख़त्म होने की, उसके लॉस होने का एक फेयर क्रिएट हो रहा है ना, क्रिएट हो चुका है। Therefore, the present rate of degradation of land must be checked। तो क्या बोल रहे हैं कि इसलिए क्या ज़रूरी है कि हम जो लैंड डिग्रेडेशन का प्रेजेंट रेट है ना, किस गति से हमारा लैंड डिग्रेड हो रहा है उसको हम चेक करें। एफॉरेस्टेशन, लैंड रिक्लेमेशन, रेगुलेटेड use of chemical, pesticide and fertilizer, and checks on overgrazing are some of the common method used to conserve land resources। तो यहाँ पे इन्होंने बताया है कि लैंड रिसोर्सेज को कंजर्व करने के लिए हम क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं। एफॉरेस्टेशन कर सकते हैं, डिफॉरेस्टेशन को रोकने के लिए। डिफॉरेस्टेशन का मतलब होता है कि पेड़ों का ख़त्म होना, एफॉरेस्टेशन का मतलब होता है पेड़ों को लगाना, ठीक। वैसे लैंड रिक्लेमेशन कर सकते हैं हम, जो केमिकल पेस्टिसाइड्स एंड फर्टिलाइजर्स हैं उनका यूज़ रेगुलेट कर सकते हैं, है ना। ओवर ग्रेजिंग पे चेक कर सकते हैं कि
ओवर ग्रेजिंग ना हो, ये कुछ कॉमन मेथड है लैंड रिसोर्स को कंजर्व करने के। ठीक, नाउ हम आते हैं अपने सॉइल पे। The thick layer of grainy substance covering the surface of the earth is called soil। पहली चीज़ तो सॉइल है क्या, तो सॉइल जो अर्थ की सरफेस के ऊपर ग्रेनी सब्सटेंस की एक थिन लेयर होती है, वो है हमारी सॉइल। ठीक है, इट इज़ क्लोजली लिंक्ड टू लैंड, ये लैंड से ही लिंक्ड है। लैंड फॉर्म्स डिटरमाइन द टाइप ऑफ सॉइल, लैंड फॉर्म जो है ना वो टाइप ऑफ सॉइल को डिटरमाइन करता है। Soil is made up of organic matter, mineral and weathered rocks found on the earth। Soil किससे बनी होती है? Soil बनी होती है organic matter से, minerals से, weathered rock से। Weathered rock क्या होती है या weathering क्या होती है? तो breaking up and decay of exposed rocks by temperature change, फर्स्ट एक्शन, प्लांट, एनिमल एंड ह्यूमन एक्टिविटी। क्या मतलब है कि जो हमारा एक्सपोज्ड रॉक है, जो मतलब ऊपर की रॉक है, उसका ब्रेकिंग अप, वो टूट टूट के छोटे छोटे टुकड़ों में जो आ जाती है, वही वेदरिंग है। तो यही जो रॉक बनती है वो वेदर्ड रॉक है ना। तो वेदर्ड रॉक, ऑर्गेनिक मैटर, मिनरल्स, इन सब चीज़ों से मिलके हमारा सॉइल बनता है। ठीक, दिस हैपन्स थ्रू द प्रोसेस ऑफ वेदरिंग। प्रोसेस ऑफ वेदरिंग से ये बनती है ना। अभी हमने वेदरिंग देखा क्या है, द राइट मिक्स ऑफ मिनरल एंड ऑर्गेनिक मैटर मेक द सॉइल फर्टाइल। सॉइल फर्टाइल कब होगी, जब राइट मिक्स होगा मिनरल और ऑर्गेनिक मैटर का, तब हमारी सॉइल जो है वो फर्टाइल बनेगी। ठीक, लैंडस्लाइड वाली केस स्टडी हम अभी बाद में पढ़ते हैं, पहले हम अपना सॉइल कवर कर लेते हैं। फैक्टर ऑफ सॉइल फॉर्मेशन क्या क्या है। ठीक, तो मेजर फैक्टर ऑफ सॉइल फॉर्मेशन आर द नेचर ऑफ पेरेंट रॉक एंड climatic factors। Other factors are topography, role of organic material, time taken for the composition of soil formation। All these differ from place to place। तो soil formation के मेजर फैक्टर्स क्या है, एक तो नेचर ऑफ पेरेंट रॉक, मतलब रॉक जो पेरेंट रॉक है उसका नेचर क्या है, क्लाइमेटिक फैक्टर्स क्या है, उसके अलावा कौन कौन से फैक्टर्स है, तो टोपोग्राफी वहाँ की कैसी है, ऑर्गेनिक मटेरियल का रोल, उसके अलावा टाइम, और टाइम कितना मिला है उस सॉइल फॉर्मेशन, मतलब जो सॉइल है उसके सॉइल फॉर्मेशन के कॉम्पोजिशन के लिए कितना टाइम मिला हुआ है। ठीक, ये सब डिफर करता है प्लेस टू प्लेस। ठीक, तो यहाँ पे उन्होंने बताया है फैक्टर्स जो सॉइल फॉर्मेशन को अफेक्ट करते हैं। सबसे पहले तो पेरेंट रॉक। पेरेंट रॉक जो है ना वो क्या देती है सॉइल को, कलर, टेक्सचर, केमिकल प्रॉपर्टीज, मिनरल्स, कंटेंट, परमेबिलिटी, ये सारी चीज़ें पेरेंट रॉक देती है। फिर यहाँ पे रिलीफ जो है, मतलब वहाँ का टोपोग्राफी जो है वो अल्टीट्यूड एंड स्लोप डिटरमाइन करता है एक्यूमुलेशन ऑफ सॉइल, कि कितना वहाँ पे सॉइल एक्यूमुलेट होगा। फिर फ्लोरा फौना, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, वो ह्यूमस फॉर्मेशन के रेट को अफेक्ट करते हैं सॉइल में। क्लाइमेट जो है वो टेम्परेचर, रेनफॉल जो है, ये दोनों चीज़ इन्फ्लुएंस करती है रेट ऑफ वेदरिंग एंड ह्यूमस फॉर्मेशन को, है ना। वेदरिंग के रेट को और ह्यूमस फॉर्मेशन के रेट को, ये दोनों चीज़ें, टेम्परेचर एंड रेनफॉल जो है वो यहाँ पे अफेक्ट करती है, इन्फ्लुएंस करती है। फिर जो टाइम जो है वो डिटरमाइन करता है थिकनेस ऑफ सॉइल प्रोफाइल, की सॉइल प्रोफाइल की थिकनेस क्या होगी, वो क्या डिटरमाइन करता है, वो हमारा टाइम डिटरमाइन करता है। ठीक है, फिर आते हैं डिग्रेडेशन ऑफ सॉइल एंड कंजर्वेशन मेजर्स पे। तो soil erosion and depletion are major threats to soil as a resource. Both human and natural factor can lead to degradation of soils. Factors which lead to soil degradation are deforestation, overgrazing, overuse of chemical fertilizers or pesticides, rainwash, landslide, floods, some method of ओके पहले यहाँ पे देख लेते हैं कि सॉइल डिग्रेडेशन मतलब यहाँ पे कौन से फैक्टर्स है जो सॉइल डिग्रेडेशन को करते हैं। जैसे यहाँ पे सॉइल इरोजन और डिप्रेशन जो है ये मेजर थ्रेट है सॉइल को एज ए रिसोर्स। ह्यूमन और नेचुरल फैक्टर्स दोनों हैं जो सॉइल को डिग्रेड करते हैं। कौन कौन से फैक्टर, जैसे डिफॉरेस्टेशन हो गया, ओवर ग्रेजिंग हो गया, फिर यहाँ पे केमिकल फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड का ओवर यूज़ हो गया, रेन वॉश, लैंडस्लाइड, फ्लड्स, ये सारी चीज़ें जो है ये सारी चीज़ें सॉइल को डिग्रेड करती हैं। कुछ मेथड्स हैं यहाँ पे सॉइल कंजर्वेशन के, जैसे यहाँ पे मल्चिंग। The bare ground between plant is covered with a layer of organic matter like straw. It helps to retain soil moisture। क्या करते हैं मल्चिंग में कि प्लांट्स के बीच में जो बेयर ग्राउंड है ना, जो प्लांट्स लगाए उसके बीच में जो ज़मीन हमें दिखती है वहाँ पे ऑर्गेनिक मैटर डाल दिया, जैसे स्ट्रॉ जैसी चीज़ें डाल दी, जिससे कि जो सॉइल का मॉइस्चर है वो रिटेन रहे वहीं पर। फिर कॉन्टूर बैरियर, स्टोन्स, ग्रास, सॉइल आर यूज टू बिल्ड बैरियर्स along contours। Trenches are made in front of the barrier to collect water। तो यहाँ पे contour barrier में क्या करते हैं
कि स्टोन, ग्रासेस, सॉइल को यूज़ करते हैं बैरियर्स बनाने के लिए, है ना। फिर यहाँ पे ट्रेंचेस जो हैं वो बनाए जाते हैं इन फ्रंट ऑफ बैरियर्स कि वहाँ पे वाटर भी कलेक्ट हो जाए। ठीक, फिर यहाँ पे रॉक डैम है। रॉक्स आर पाइल्ड अप टू स्लो डाउन द फ्लो ऑफ वाटर, दिस प्रिवेंट गलीज एंड फर्दर सॉइल लॉस। तो यहाँ पे रॉक डैम बनाए जाते हैं, मतलब यहाँ पे रॉक्स को इकट्ठा किया जाता है कि ये जो वाटर का फ्लो है वो कम हो जाए और फिर वहाँ पे गलीज वगैरह ना बन पाए, सॉइल का लॉस ना हो पाए। ठीक, जैसे यहाँ पे हम देखें। उसके अलावा टेरेस फार्मिंग ब्रॉड flat steps or terraces are made on steep slopes so that flat surfaces are available to grow crops. They reduce surface runoff and soil erosion. तो यहाँ पे टेरेस फार्मिंग क्या होता है कि जब स्टीप स्लोप होता है ना, वहाँ पे ये फ्लैट स्टेप्स बनाते हैं, ब्रॉड फ्लैट स्टेप्स बनाते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पे जो सरफेस है वो फ्लैट सरफेस हो जाए और हम वहाँ पे क्रॉप्स को ग्रो कर पाएँ। ठीक है, इससे क्या होता है कि जो सरफेस रन ऑफ है वो कम हो जाएगा, जिससे कि सोइल इरोजन कम हो जाएगा। फिर इंटरक्रॉपिंग में क्या होता है, डिफरेंट क्रॉप्स आर ग्रोन इन alternate rows and are shown at different times to protect the soil from rain wash। यहाँ पे क्या करेंगे कि डिफरेंट रोज में, अल्टरनेट रोज में अलग अलग क्रॉप्स को ग्रो करेंगे और अलग अलग टाइम पे उसको शो करेंगे, जिससे कि सॉइल की जो सॉइल है वो प्रोटेक्ट रहे रेन वॉश से, मतलब बारिश हो तो सॉइल वहाँ पे प्रोटेक्ट रहे। ठीक है, फिर कॉन्टूर प्लगिंग, यहाँ पे प्लगिंग parallel to the contour of a hill slope to form a natural barrier for water to flow down the slope। तो यहाँ पे क्या करेंगे कॉन्टूर प्लगिंग में कि यहाँ पे जो हिल स्लोप है उसके कॉन्टूर के पैरेलल प्लगिंग करेंगे, जिससे कि एक नेचुरल बैरियर बन जाए और यहाँ पे वाटर जो है वो स्लोप से नीचे ना जा पाए। ठीक, दिस इज द कॉन्टूर प्लगिंग। फिर यहाँ पे शेल्टर बेल्ट में क्या होता है, इन द कोस्टल एंड ड्राई रीजन्स रोज ऑफ ट्रीज आर प्लांटेड टू चेक द विंड मूवमेंट टू प्रोटेक्ट सॉइल कवर। तो ये शेल्टर बेल्ट बना देते हैं कोस्टल एंड ड्राई रीजन में, ट्री की एक रो प्लांट कर देंगे, जिससे कि विंड का मूवमेंट चेक हो पाएगा और सॉइल जो कवर है वो प्रोटेक्ट हो पाएगा। तो ये सारे कुछ मेथड्स हैं जिससे कि सॉइल को हम कंजर्व कर सकते हैं। ठीक, जैसे यहाँ पे उन्होंने टेरेस फार्मिंग दिखाया हुआ है, कॉन्टूर प्लगिंग दिखाया हुआ है और यहाँ पे शेल्टर बेल्ट दिखाई हुई है ना, ट्री की एक रो उन्होंने लगा दी पूरी। ठीक है, फिर आते हैं वाटर पे। उससे पहले हम अपनी लैंडस्लाइड वाला जो केस स्टडी था वो एक बार जल्दी से कवर कर देते हैं, ये वाला लैंडस्लाइड का। ठीक है, चलो, लैंडस्लाइड आर सिंपली डिफाइंड एज द मास मूवमेंट ऑफ रॉक डेब्रिस और अर्थ डाउन अ स्लोप। लैंडस्लाइड क्या है, लैंडस्लाइड मास मूवमेंट है किसका, रॉक का, डेब्रिस का, अर्थ का डाउन अ स्लोप, मतलब स्लोप से नीचे आ रहा है रॉक, डेब्रिस और अर्थ। ये पूरा मतलब जो रॉक है, डेब्रिस है, ये सारा नीचे आ रहा है, इसका मास मूवमेंट बहुत ज़्यादा सा नीचे आ गया है, पूरा उसे हम लैंडस्लाइड कहते हैं। दे ऑफ्टन टेक प्लेस इन कंजक्शन विद अर्थक्वेक, फ्लड्स एंड वॉल्केनो। ये कब होते हैं, या तो अर्थक्वेक आया या फ्लड आया या वॉल्केनो आया, तो उस टाइम पे ये होते हैं। A prolonged spell of rainfall can cause heavy landslide that can block the flow of river for quite some time। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि इसके अलावा, इससे तो होता ही है, मतलब जैसे अर्थक्वेक, फ्लड और वॉल्केनो से तो हुआ, लेकिन अगर रेनफॉल भी बहुत ज़्यादा टाइम तक की हो गई तब भी हैवी लैंडस्लाइड होगी, और उससे क्या होगा कि फ्लो, जो रिवर का फ्लो है ना वो ब्लॉक हो जाएगा कुछ टाइम तक के लिए। द फॉर्मेशन ऑफ रिवर ब्लॉक्स कैन कॉज हैवोक टू द सेटलमेंट डाउन स्ट्रीम ऑन इट्स बस्टिंग। तो यहाँ पे क्या होगा कि रिवर ब्लॉक हो जाएगा, उससे जो सेटलमेंट है नीचे वहाँ पे थोड़ा सा पैनिक क्रिएट हो जाएगा, है ना, क्योंकि वो बस्ट हो सकती है फिर बाद में। इन द हिली टेरेन, लैंडस्लाइड्स हैव बीन अ मेजर एंड वाइडली स्प्रेड नेचुरल डिजास्टर दैट ऑफन स्ट्राइक लाइफ एंड प्रॉपर्टी एंड ऑक्यूपाई अ पोजीशन ऑफ मेजर कंसर्न। तो यहाँ पे देखें तो जो लैंडस्लाइड है वो हिली टेरेन में एक मेजर प्रॉब्लम है, वाइड स्प्रेड नेचुरल डिजास्टर है जो कि लाइफ एंड प्रॉपर्टी को डैमेज करती है और एक मेजर कंसर्न का पोजीशन है ना, एक मेजर कंसर्न का एक मेजर कंसर्न है ये। ठीक, केस स्टडी क्या है, मैसिव लैंडस्लाइड हिट पांगी विलेज नियर रिकांगपियो इन किन्नौर डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश एंड डैमेज द 200-मीटर स्ट्रेच ऑफ ओल्ड हिंदुस्तान तिब्बतन रोड नेशनल हाईवे 22। क्या बोल रहा है कि एक लैंडस्लाइड आई थी कहाँ पे,
किन्नौर डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश में, यहाँ पे रिकांगपिओ के पास में एक पंगी विलेज है, वहाँ पे आई थी ये लैंडस्लाइड। ठीक है, जिसने क्या किया था, जिसने हिंदुस्तान तिब्बतन रोड नेशनल हाईवे 22 उसका 200 मीटर का स्ट्रेच डैमेज कर दिया था। दिस लैंडस्लाइड वॉज ट्रिगर्ड बाय इंटेंस ब्लास्टिंग एट पंगी विलेज। ये क्यों आया था लैंडस्लाइड? ये आया था जो पंगी विलेज में एक ब्लास्ट किया था इन्होंने, इस वजह से ही, मतलब ये ह्यूमन कॉज था लैंडस्लाइड का। ड्यू टू द ब्लास्टिंग दिस weak zone of slope collapsed and caused intense damage to road and nearby village. The Pangi village was completely vacated to avoid any possible loss of life. तो क्या हुआ कि इस कोलैप्स की वजह से इस ब्लास्ट की वजह से ये जो वीक जोन था ना स्लोप का, वो कोलैप्स कर गया और फिर इंटेंस डैमेज हुआ रोड को और नियर बाय विलेज को। पूरे पंगी विलेज को यहाँ पे वेकेट किया गया, मतलब खाली किया गया, जिससे कि वहाँ पे कोई भी लाइफ का लॉस ना हो, उसके लिए पूरे इस विलेज को कम्प्लीटली खाली किया गया। ठीक, मिटिगेशन मैकेनिज्म, advancement in scientific technique has empowered us to understand what factor cause landslide and how to manage them. Some broad mitigation technique of landslide are as follows. यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि मिटिगेशन मैकेनिज्म्स क्या है, मतलब यहाँ पे कैसे लैंडस्लाइड को हम मिटिगेट कर सकते हैं, उससे बच सकते हैं। तो यहाँ साइंटिफिक टेक्निक में एडवांसमेंट ने हमें एम्पावर कर दिया है कि हम समझ पाएँ कि क्या फैक्टर्स जिसकी वजह से लैंडस्लाइड आती है और कैसे हम उसको मैनेज कर सकते हैं। कुछ यहाँ पे टेक्निक्स दी गई हैं, जैसे कि हज़ार्ड मैपिंग टू लोकेट एरियाज प्रोन टू लैंडस्लाइड, हेंस सच एरियाज कैन बी अवॉइडेड फॉर बिल्डिंग सेटलमेंट। मतलब यहाँ पे कह रहे हैं कि जो एरियाज प्रोन टू लैंडस्लाइड है, मतलब जहाँ पे लैंडस्लाइड आने के चांसेस ज़्यादा हैं, उनकी मैपिंग कर लो, है ना, और उन एरियाज़ में फिर बिल्डिंग, मतलब सेटलमेंट्स वगैरह बिल्ड करने के लिए अवॉइड करो। कंस्ट्रक्शन ऑफ रिटेंशन वॉल टू स्टॉप लैंड फ्रॉम स्लिपिंग। यहाँ पे रिटेंशन वॉल बना दो, जैसे कि यहाँ पे देखो बनी हुई है, रिटेंशन वॉल बना दो कि लैंड वहाँ से स्लिप ना कर पाए। इंक्रीज इन द वेजिटेशन कवर टू अरेस्ट लैंडस्लाइड। यहाँ बोल रहा है कि स्लोप पे वेजिटेशन जो कवर है उसको इंक्रीज करो, जिससे कि लैंडस्लाइड ना हो। द सरफेस ड्रेनेज कंट्रोल वर्क टू कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ लैंडस्लाइड अलॉन्ग विद रेन वाटर एंड स्प्रिंग फ्लो। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि जो सरफेस ड्रेनेज कंट्रोल है ना, वो वर्क करती है लैंडस्लाइड के मूवमेंट को कंट्रोल करने के लिए रेन वाटर के साथ में, स्प्रिंग फ्लो के साथ में। तो ये हो गया हमारा लैंडस्लाइड का एक छोटा सा पार्ट। अब हम आते हैं, देखें कितना हो गया। ठीक है, बस आज के लिए आई थिंक इतना ही रखते हैं। इसके आगे का चैप्टर हम नेक्स्ट सेशन में करेंगे अपने वाटर से। ठीक है, थैंक यू सो मच।